ब्रेसिंग, वो कहता अगर ये नहीं करना तो लेटरल ब्रेसिंग प्रोवाइड कर दें, which may be of the following two types। वो कहता नॉर्मली दो किस्म की होती है लेटरल ब्रेसिंग, डायगोनल ब्रेसिंग और लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग। डायगोनल ब्रेसिंग मैंने बता दिया था कि सेंटर ऑफ कॉलम से शुरू करते हैं और बॉटम ऑफ एडजेसेंट कॉलम में ले जाते हैं या क्रॉस में लगाते हैं। डायगोनल, डायगोनल कहते हैं क्रॉसिंग। यानी अगर एक रूम है ना, रूम के 4 कोने होते हैं तो अपोजिट कॉर्नर में कोई लाइन ड्रा कर, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल लाइंस, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल लाइन। ठीक है, अगर आप में कोई फील्ड में काम कर रहा है तो हम नॉर्मल जब कमरे डिजाइन करते हैं उनके स्पेशली हम ओरिएंटेशन कराते हैं, हम कहते हैं इसका गुनिया चेक करें ताकि फर्नीचर इसके अंदर भद्दा ना लगे। गुनिया कैसे चेक करते हैं, हम 2 क्रॉस लाइनों को मेजर कर लेते हैं, अगर दोनों क्रॉस लाइन की लेंथ सेम है इट मीन हमारा रूम गुनिया में 90 पे, अगर डिफरेंट आ रही है वी हैव टू एडजस्ट। क्या ख्याल है भाई, जहन ऐसे करते हो कि नहीं? जी सर ऐसे ही करते हैं सर। ऐसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गुनिया लाइन है जिसमें हम गुनिया चेक करते हैं दैट इज बेसिकली डायगोनल डायरेक्शन। अगर आप ऐसे डायगोनल, अब एक फ्रेम है ये तो रूम में, अब एक ही दीवार के 2 कॉलम है, कॉलम में क्रॉसिंग दे दें, एक के टॉप से दूसरे का बॉटम, दूसरे के टॉप से पहले का बॉटम, दिस इज द डायगोनल ब्रेसिंग। और लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर दे दें। तो कहता है दोनों आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्या करें फिर लेटरल ब्रेसिंग प्रोवाइड कर। वाज़ेह हो गई कुछ बात? जी सर। ओके, अगली चीज है अनब्रेस्ड फ्रेम। अनब्रेस्ड फ्रेम क्या होता है? वो फ्रेम जिसमें ब्रेसिंग ना प्रोवाइड की जाए, नाम से शो है ना अनब्रेस्ड, ऐसा फ्रेम जिसमें ब्रेसिंग ना हो। इट इज डिफाइंड एज द वन इन विच द रेजिस्टेंस टू लेटरल लोड इज प्रोवाइडेड बाय द बेंडिंग रेजिस्टेंस of frame members and their connections without any additional bracing। तो कहते जितनी भी रेजिस्टेंस होगी ना लेटरल की, वो उसकी अपनी बेंडिंग रेजिस्टेंस होगी, मेंबर खुद रेजिस्ट कर रहा होगा अपने बेंडिंग मोमेंट के थ्रू, लेकिन उसमें कोई एडिशनल ब्रेसिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये के फैक्टर वैल्यू बता रहा है डिफरेंट की, हैविंग वेल डिफाइंड एंड कंडीशन, ऐसे कॉलम जिनकी डिफाइंड वेल डिफाइंड एंड कंडीशन होती है। देख रहे हैं एक कॉलम है, ये रोलर है, हिंज है, ये भी हिंज है, हिंज 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 में देख रहे हैं ये जो डॉट लगा है ना, डॉट, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो कहते हैं यहाँ पे पूरी ये हाफ साइन में बन गई, ऐसे बकल होगा अगर बकलिंग हुई तो एल ई इज इक्वल टू एल, क्योंकि के की वैल्यू क्या है 1, के इज 1.0, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भी के की वैल्यू 1.0 है। नो साइड स्वे, इसमें साइड स्वे केस नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं वैल्यू 1 तक, इससे ऊपर नहीं जाएगी, नो साइड 0.5 से 1 नो साइड स्वे। एल ई इज इक्वल टू एल बिकॉज के इज 1, एल ई क्या होता है के एल ई, एल इज इक्वल टू के टाइम्स एल यू, के की वैल्यू 1 है तो एल यू या एल आ जाए। सिमिलरली टू दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है, देख रहे हैं फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट में याद रखना इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे बनते हैं जाकर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, ये स्टार्ट में जिस रिजिडिटी की वजह से कर्वेचर आने नहीं देती, थोड़ी देर के बाद कर्वेचर आती है। तो ये जब कैलकुलेट करते हैं हाफ साइन वेव, अब देखें जब ये हाफ साइन वेव हमने बनानी है इसकी, तो ये 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गए, 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ, अब इनके दरमियान ये लेंथ होगी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो इतना लेंथ क्या कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। तो एल इज इक्वल के एल एल, तो के की वैल्यू 0.5 होती है इसमें 0.5, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, और प्रैक्टिकली अगर देखें के वैल्यू 0.65 होती है। प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल कहीं पे डिजाइन यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल फर्क बता दें। थ्योरेटिकल क्या होता है, जब आप थ्योरेटिकल डिजाइन करते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू यूज करते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल एवल्यूएशन कर रहे होते हैं किसी की, तो आप प्रैक्टिकल वैल्यू को यूज करके एवल्यूएशन करते हैं कि हाउ मच लोड इट कैन बेयर, साइड से नहीं है फिर भी नॉर्थ साइड से। अगली चीज देखें, यहाँ पर कहता है कि ये हमारे पास ये हिंज है, अच्छा ये गलत डायग्राम बने, ये फिक्स है, ये सपोर्ट क्या फिक्स है, अपने बुक्स में देखें होप सो ये फिक्स होगी, ये फिक्स है, इधर फिक्स है और इधर हिंज है, तो लाजिम है इधर से तो यहाँ से स्टार्ट में इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा, लेकिन यहाँ पर आके इतना बन जाएगा। कहते इस सर केस दोनों में हिंज है सर, बेटा दोनों ये गलत है, ये गलत है, अगर आपकी बुक में भी दोनों हिंज है उसको करेक्ट कर लें, दिस सपोर्ट इज फिक्स सपोर्ट, क्योंकि जो इसने एक्सप्लेनेशन दी है ये फिक्स हिंज की एक्सप्लेनेशन है, ये किसकी है, फिक्स हिंज की एक्सप्लेनेशन है। सर नीचे फिक्स है ऊपर हिंज है। जी जी बेटा ये नीचे फिक्स है, ये वाली फिक्स है, ये वाली हिंज है, क्योंकि ये फिक्स होगी तभी तो ये कर्वेचर यहाँ पर जाके इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा ना, अगर ये हिंज होता तो फिर तो ये हिंज हिंज तो बनी हुई है, देखिए हिंज हिंज अभी पढ़ी नहीं आपने, ये हिंज हिंज है, ये भी हिंज हिंज, ये भी हिंज, ये तो गलत हो जाएंगे, ये फिक्स है बेटा, इससे फिक्स, ठीक है, ठीक कर लें अपने बार। अच्छा L E is equal to KL, this is theoretical K is 0.7 and practical K is 0.8, no side sway। यहाँ पे अगर देखें आप ये फिक्स है, ये क्या है हमारा फिक्स है, जबकि ये क्या है फ्री एंड, ये क्या है फ्री एंड है, कॉलम है फ्री एंड है, दाएं बाएं कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है, बस लोड आ रहा है ऊपर से,
वो कहता है ऐसे केस में जब हम कर्वेचर में देखें ना, ये ऐसे जाएगी। अब ये क्योंकि फ्री है ना, साइड स्वे आएगा, इसमें क्या आएगा, साइड स्वे आएगा, तो ये ऐसे कर्वेचर बनेगी। इसको हम खुद एक्सटेंड करते हैं ताकि मुझे हाफ साइन वेव तो मिले। देखा ना, ये ऐसे गई और यहाँ पे जाके ऐसे हो गई, तो इसमें तो हाफ साइन, ये तो क्वार्टर साइन वेव, ये भी क्वार्टर साइन वेव है, मैंने इसको इधर एक्सटेंड कर लिया, इधर हाफ साइन वेव। जो हाफ साइन वेव, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल ई होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एल ई इज द बिटवीन टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट आर हाफ साइन वेव। ये हाफ साइन वेव भी है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी 2 है। यहाँ पर एल ई की वैल्यू, के की वैल्यू 1.0 है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल 1.2 है। साइड स्वे हमने अभी पढ़ा था कि साइड स्वे में के की वैल्यू 1 आर ग्रेटर देन 1 होती है। Similarly, if you see over here, तो यहाँ पे अगर गौर से देखें, यहाँ पे ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ऊपर लोड लगाया हुआ है विद वन वेट, कि जी एक ही कॉलम को ऊपर से लोड डालकर सपोर्ट किया हुआ है, फ्री एंड नहीं छोड़ा हुआ। यहाँ पे बिल्कुल हवा में खड़ा कर दे, कुछ भी नहीं है, सिंपल कोई लोड लग रहा है एग्जैक्ट, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये ऐसे फेलियर होगा, फिक्स और फ्री, फिक्स फ्री। यहाँ पे के की 2.0 होगी, प्रैक्टिकल 2.1 होगी डबल। यहाँ पे क्या देखें, हिंज और ये विद लोड फ्री। यहाँ पे देखें हाफ साइन वेव, इतना साइड से है, अगर साइन वेव बनाओ तो यहाँ तक आएगा, तो डबल हो जाएंगे ये भी। ये और ये दोनों केस सेम है, ये दोनों केस सेम है, यानी in case of k value, but situation is different. This is fixed and this is pin. अगली चीज है पार्शली रिस्ट्रेन्ड कॉलम। ऐसे कॉलम जो रिस्ट्रेन्ड तो होते हैं लेकिन पार्शली 100% रेजिस्टेंस नहीं होती, पार्शली कंस्ट्रेन्ड या रिस्ट्रेन्ड या कंस्ट्रेन्ड कहते हैं। तो कंसीडर द एग्जांपल ऑफ कॉलम ए बी shown in figure 3.13। ये फिगर 3.13 है। तो कहते हैं लेट्स सपोज ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, स्टोरी है आपके पास, देख रहे हैं 3 2 5 कॉलम है एंड 5 बाय 3 स्टोरी स्ट्रक्चर है। तो कहते हैं इसमें अगर मैं ए बी कॉलम की बात करूं, ये फिक्स सपोर्ट, ये रिजिड जॉइंट होते हैं ना कॉलम में, रिजिड जॉइंट, लेकिन ऐसे जॉइंट को हम 100% रिजिड नहीं कहते, इसको हम कहते हैं पार्शली कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट तो है, मसलन जॉइंट पे इधर भी कंस्ट्रेंट, इधर भी कंस्ट्रेंट, टॉप पे बॉटम, लेकिन ये पार्शियल कंस्ट्रेंट होती है बिकॉज ये स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इट्स नॉट ए ब्रेसिंग, इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अब कॉलम ए बी की बात करते हैं, अगर इसको देखें, ये पार्शियली कंस्ट्रेंट कॉलम है। The ends are not free to rotate and are also not perfectly fixed. वो कहता है फ्री भी नहीं है रोटेट होने के लिए, हम कहेंगे ये फ्री कॉलम है, लेकिन इनको 100% फिक्स भी नहीं किया हुआ। So instead these ends are partially fixed with the fixity determined by the ratio of relative flexure stiffness of column meeting at a joint to the flexure stiffness of beam meeting at that joint। वो कहता है अब इसको चेक करने के लिए कि कितना फिक्सिटी है, हम क्या करते हैं, फ्लेक्सर स्टिफनेस निकालते हैं कॉलम की भी और बीम की भी, जो इस जॉइंट पे आ रहे हैं। ये देखें एक जॉइंट पर, जब मतलब मैं इसमें जॉइंट ए की बात करता हूँ, जॉइंट ए, इस पे एक ये कॉलम है, एक ये बीम है, एक ये बीम है, ऐसे एक ये कॉलम है, जो 4 दो कॉलम 2 बीम आ रही है। तो कहता है आप इनकी क्या करना है, फ्लेक्सर स्टिफनेस निकालें, फ्लेक्सर स्टिफनेस निकालें। फ्लेक्सर स्टिफनेस होती है ई आई ओवर एल, ई आई ओवर L, that is for beam and column, जो थ्री डायमेंशन बीम्स होती हैं उसमें अगर एक्सियल मेंबर होगा, एक्सियल मेंबर उसमें होता है AE ओवर L, AE ओवर L, इसको हम कहते हैं एक्सियल स्टिफनेस। एक है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, ऐसा मेंबर जिसमें बेंडिंग भी होती हो, जिसमें टेंशन कंप्रेशन दोनों आती हो, तो उसको, या बकलिंग, उसको कहते हैं EI ओवर L, EI ओवर L, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। वो कहता है आप क्या करें, ऐसे कॉलम को हल करने के लिए आप इसको अलग कर लें। देख रहे हैं कॉलम ए बी ऑफ पार्ट एक्स, ये निकाल लिया अलग। तो क्या यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे 2 बीम आ रही हैं, ये 2 कॉलम भी आ रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, देखें इसमें ये बीम, ऐसे नीचे भी बीम है, ये दोनों, ये कॉलम जॉइंट ए को हल कर रहा है, जॉइंट ए को। कहते हैं इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, आप कैलकुलेट करें साई, ये साई लिखा है, और कैपिटल जी एट ईच एंड, हर एंड पे कैलकुलेट करें, साई कितना है, जी कितना, दोनों एक ही चीज को, साई या जी। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि समीशन ऑफ फ्लेक्सर ई आई ओवर एल, ये देखें क्रास नजर आए, क्रास बेसिकली यहाँ पे है, ये बटा लिखा हुआ है, ये क्रास नहीं लिखा हुआ, कटा हुआ नहीं है, ई आई ओवर एल, ये भी ई आई ओवर एल है, ओवर ऑफ कॉलम ओवर बीम, कॉलम टू बीम रेशियो लेनी है, ऊपर कॉलम रखना, नीचे क्या रखना, बीम। अब एक जॉइंट पर अगर एक कॉलम है तो एक, या 2 है तो दोनों का सम कर, इससे लिखा समीशन,
जितने कॉलम आ रहे हैं सबको सम कर लें। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 बीम ऐसे शो हो रही हैं, हो सकता है ऐसे भी बीम हो इस डायरेक्शन में, तो 4 बीम हो जाएंगी। तो समेशन ऑफ EI और L ऑफ द बीम, इनकी रेशियो ले लें। क्या ले लें? रेशियो ले लें। इससे क्या मिलेगा हमें? GAR psi A एट पॉइंट A। सिमिलरली GB और psi B भी निकालें एट पॉइंट B। GB और psi B भी निकालें एट पॉइंट B। क्योंकि जब हमारे 2 चीजें आ जाएं तो फिर हमारे पास, अब यहाँ पे तो नहीं शो किया हुआ, बेस्ड ऑन दिस हमारे पास डिजाइन एड में है। मैं खोलता हूँ डिजाइन एड जरा। डिजाइन एड के वैल्यू, देखें अपने पास के वैल्यू किस पेज पे है? के वैल्यू 103। यस सर 103 पे है सर। देख रहे हैं जरा, ये आपको शो हो रहा है ना डिजाइन एड? यस सर हो रहा है। यस सर। अच्छा बेटा, अब इसमें देखें जरा गौर से, जो अभी हमने पढ़ी है। देखें मैंने आपको कहा था कि वो फिक्स और हिंज है, ये बनी है, देख रहे हैं फिक्स हिंज यहाँ पे करेक्टेड है, बुक में शायद मिस्टेक होगी। फिक्स 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 हिंज हिंज हिंज, नीचे लिखा बिहाइंड डिस्टेंस फिक्स फिक्स्ड, ये भी फिक्स है, ये ऊपर से भी टॉप से फिक्स किया हुआ है, लेकिन साइड स्वे परमिटेड। ये फिक्स ही होती है लेकिन साइड स्वे इसमें अलाउ किया हुआ है। ये हिंज फिक्स्ड, ये भी साइड स्वे अलाउड है। और ये हमारा क्या फिक्स्ड हिंज, ये फिक्स्ड है और ये हिंज है साइड स्वे इसमें अलाउ, तो इसमें ये सिचुएशन होगी। तो सारी वैल्यू दी। और कहता है अगर आपके पास आ जाए, ये देख रहे हैं, तो इसमें अब क्या करें? ये टेबल हमारा ग्राफ अवेलेबल है। वो कहता है आपने साई ए निकाला, यहाँ पे ट्रेस आउट कर लें, साई की वैल्यू 0 से 10.0 के दरमियान ही आएगी। ऐसे साई बी निकाले 0 से 10 के दरमियान आएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी ना। मसलन इधर आती है 0.5, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आती है 0.5, इधर आती है 2.0। मतलब मैं 2.0 और 0.5 में स्केल से ऐसे मिला दूंगा, स्केल से, स्केल रख के ना ये ऐसे लाइन क्रॉस करूंगा। ये लाइन यहाँ पे के को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी। जहां पे क्रॉस करे इस ग्राफ से रीड कर लें के की वैल्यू क्या है। जहां पे क्रॉस करें यहाँ से रीड कर लें के की वैल्यू क्या है। बात समझ आई मेरी कि नहीं? जी सर, आ गया सर सर। ये नहीं, सर ये नहीं आई इस सर तरीके समझ। से पार्शली कंस्ट्रेंट जो कॉलम होते हैं, इनकी के वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि आप साई ए या जी ए निकालें, साई बी या जी बी निकालें। वो फार्मूला क्या है? ई आई और एल ऑफ कॉलम और ई आई और एल ऑफ बीम समीशन। अब जो भी आंसर आएंगे वो आंसर साई ए का यहाँ से ट्रेस कर लें, कहाँ पे? इसमें आ जाएगा। साई बी के यहाँ पे ट्रेस करें, दोनों जो दो वैल्यूज आए उनको आपस में फुटा रख के स्केल आपस में लाइन मिला दें। जब मिलाएंगे तो वो इस लाइन को, इस वर्टिकल के लाइन कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी। जहां पे क्रॉस करे ये रीड कर देंगे 0.5 से लेके 1.0 तक के लिखी हुई इसमें। ये स्वे परमिटेड के लिए, ये किसमें? स्वे परमिटेड। और अगर स्वे परमिटेड ना हो, स्वे अलाउड हो, स्वे क्या हो? अलाउड हो, यानी ये जो केस है, ये स्वे प्रिवेंट नॉट परमिटेड, जैसे प्रिवेंटेड, नो स्वे केस, नो स्वे केस। हमने कहा 0.5 से 1 के दरमियान वैल्यू होती है, इसलिए के वैल्यू इसने 0.5 से 1 के दरमियान रखी है। अगर स्वे केस हो, स्वे अलाउड हो, तो हमने कहा था 1 से लेकर ग्रेटर कुछ भी हो, इसलिए 1 से 10 तक के वैल्यू लिखी है। अगर इसमें फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी साई एस आई बी की वैल्यू भी डिफरेंट आएंगी, इसलिए इसको हल कर लेंगे। बात वाज़ेह होगी कि नहीं? ये 2 ग्राफ यहाँ पर शो करा दिए सर डिजाइन ये एड। सर ये ब्रिज भी लिखा हुआ है इधर, फॉर ब्रिजेस कहाँ पे? एस्टो फॉर्म, ये इसी अपना This is स्वे something अलाउड के else. साथ। This is something else. This is something else. ये आपकी इस जगह की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपने सवाल उठा दिया तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर से देखें। यहाँ पे इसने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है। फॉर पार्शली रिस्ट्रेन्ड एंड्स व्हेन साइड स्वे इज परमिटेड के वैल्यू 1.2 to 1.5,
फॉर पार्शियल स्ट्रेन एंड्स व्हेन साइड स्ट्रेस प्रिवेंटेड k इक्वल 1.0 होती है, वो कहता है नॉर्मल कंडीशंस बताई हैं। नोट ऑलवेज यूज अलाइनमेंट चार्ट्स टू फाइंड k वैल्यू फॉर पार्शियल स्ट्रेन फ्रेम कॉलम इन प्लेस ऑफ अबव अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ रेलेवेंट डाटा इज अवेलेबल। वो कहता है अगर डाटा अवेलेबल ना हो, बीम्स का डाटा ही नहीं पता, साथ वाले कॉलम का डाटा नहीं पता, तो आप डायरेक्टली यहां से भी उठा सकते हैं k की वैल्यू, इसमें से अपनी मर्जी से ले लें, इसमें से अपनी मर्जी से ले लें। लेकिन अगर डाटा हो तो आप वो कहता है क्या करें, चार्ट यूज करें, अलाइनमेंट चार्ट। ये अलाइनमेंट चार्ट कहलाते हैं। ये वाले क्या है, ज्यादा अलाइनमेंट। देखें जैक्सन एंड मोरलैंड अलाइनमेंट चार्ट्स फॉर इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के, ये दो साइंसदानों के नाम है जिन्होंने चार्ट डेवलप किए। यहाँ पे देखें उसने लिखा है अप्रोक्सीमेट GRCF साई वैल्यू एट सपोर्ट्स। हिंज सपोर्ट पर नॉर्मली वो कहता है G और साई की वैल्यू 10 होती है फॉर ब्रेस कॉलम, 20 होती है फॉर स्वे कॉलम। वो कहता है अगर हिंज सपोर्ट है, सपोर्ट हिंज है, मसलन जो हमने फ्रेम कर रहे थे ना अभी हम बुक में, मसलन मैं अगर ये बात मैं कहता हूँ इस जगह पर इस कॉलम की बात करूं और ये सपोर्ट हिंज हो, ये इसका हो हिंज हो, तो इस